वेलकम टू इन्फो टीचिंग। सब्सक्राइब करें इन्फो टीचिंग को, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोग किसी भी अपडेशन को मिस ना कर सकें। कीप लर्निंग विद इन्फो टीचिंग। थैंक यू। हेलो अरे, मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज हम बढ़ेंगे अपनी सीरीज नंबर 4 की ओर, जिसमें हम केवीएस एंड टेट कैटेगरी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए, वो मुझे मिलेगा आप लोगों के लाइक, हिट, शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने रेगुलर अपडेशंस के अकॉर्डिंग केवीएस एंड टेट कैटेगरी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकूं। आज हम कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो हमारा हिंदी का टॉपिक होगा, जिसमें हम समाज की पूरी जानकारी को एज अ टॉपिक के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही बेस्ट ट्रिक आप लोगों को मिलेगी कि समाज को अच्छे तरीके से टिप्स पर लर्न कैसे रखा जाता है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ डिटेल में समाज की पूरी जानकारी मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हम समाज की पूरी जानकारी में समाज के भेदों को कवर करेंगे और समाज की परिभाषा को कवर करेंगे। स्टार्टिंग में पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में चलेगा, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक के जरिए मुझसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को एज अ शॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो समाज का अर्थ होता क्या है। समाज का मतलब होता है संक्षिप्त या संक्षेप, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब नॉर्मली अगर मैं कहूं छोटा, ठीक है, जहां पर किसी भी सेंटेंस को या किसी भी शब्द को छोटा करके लिखा जाए, वो रूप क्या कहलाता है, हमारा समास। जैसे यहाँ पर समास का तात्पर्य दे रखा है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या नवीन सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। कम से कम दो शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला समास का लक्ष्य होता है, जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कुछ शब्दों को मिलाकर एक पूरा सेंटेंस बनाया गया है और इसे छोटा सा रूप दिया गया है, इसका मतलब होता है रसोई घर। तो ये होता है एक संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त या समास जिसे कह सकते हैं। बट ये क्या बना रहा है, एक नया शब्द बना रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि नए शब्द से कोरिलेट करना है हमें समास को, ठीक है। इतनी सी आपको छोटी सी डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, और जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है। और ये कंपाउंड हमारे इंग्लिश में भी जरूरी होते हैं। ये टॉपिक हमारा 1 से 2 नंबर का एज ए कवर होता है इंग्लिश में, और हिंदी में 2 से 3 मार्क्स का कवर होता है, तो ये भी वेटेज आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। सरल भाषा में पहचानने का तरीका। समास को सरल भाषा में कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले तो समास के 6 भेद होते हैं, उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें सरल भाषा में समासों को पहचानना है कि ये भेद कौन सा है, या कोई भी आप लोगों के सामने सेंटेंस दे दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया नेत्रहीन, यानी कि नेत्र से हीन। नेत्रहीन अगर मैंने बोल दिया, इसको अगर मैं समस्त या समास विग्रह के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करूं तो इसको हम बोलेंगे नेत्र से हीन। तो यहाँ पर पहचानेंगे कैसे कि जो नेत्रहीन है ये कौन सा समास है। तो यहाँ पर हिंट के तौर पर आप लोगों को 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पूर्व प्रधान अव्यय भाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान जिसमें होगा उसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास कहा जाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे उसे द्वंद्व समास कहा जाएगा, और जिसमें अगेन दोनों पद प्रधान होंगे उसे बहुब्रीहि समास तो कहा जाएगा। साथ ही जो बहुब्रीहि समास है वो तीसरे पद की ओर इशारा जरूर करेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं, देखिए पद हमारा कोरिलेट होता है शब्द से। नॉर्मल कोई शब्द लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिखा कमल, तो ये क्या है, हमारा एक शब्द है, ठीक है। अगर मैंने इस कमल का उपयोग कर दिया कि कमल बहुत सुंदर पुष्प है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने यहां पर कमल का उपयोग कर दिया किसमें, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कर दिया, तो यहां पर ये क्या हो गया, हमारा एक पद हो गया। इसे हम जहां पर किसी भी शब्द को एक सेंटेंस में उपयोग किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, उसे फिर हम शब्द नहीं कहेंगे, उसे हम फिर पद कहेंगे, ठीक है। तो पद आप लोगों को पता चल गया। पद हमारा सेंटेंस में प्रयोग होता है, उसे बोला जाता है। नॉर्मल आप इसे शब्द भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली पद इसे कहा जाता है जो हमारा सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। तो पूर्व पद यानी कि 2 पद मिलकर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ से, जैसे रोग मुक्त, मैंने यहाँ पर रोग मुक्त ले लिया, तो रोग है, ये है हमारा पूर्व पद और ये है हमारा उत्तर पद, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना है, ना लेनी है आप लोगों को कंफ्यूजन कि पूर्व पद कौन सा होगा, उत्तर पद क्या होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पूर्व यानी कि पहला और उत्तर यानी कि बाद वाला। तो पूर्व पद जिसमें यानी कि पहला पद जिसमें मेन होगा वो उसे अव्यय भाव समास कहा जाएगा। उत्तर पद यानी कि जो सेकंड पद जिसका
प्रधान यानी कि मेन होगा उसे तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु कहा जाएगा। जिसमें दोनों पद मेन होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। और अगेनली जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे बट वो तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हो या तीसरा अर्थ निकाल रहे हो, वो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तो अब यहाँ पर ये चीज तो हमने पढ़ ली है कि पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पूर्व पद और उत्तर पद में क्या डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं, इनके भेदों को हम अच्छे से जानेंगे। अभी मैंने बताया कि 6 भेद होते हैं हमारे समास के। पहला भेद है यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में अभी हमने हिंट में पढ़ा था कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद, फर्स्ट जो शब्द होता है, फर्स्ट जो वर्ड होता है, वो अगर मेन हो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज अ अव्ययी भाव समास में। ठीक है। और साथ ही सामासिक पद अव्यय होना चाहिए, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में अव्यय होगा मतलब होगा और पूर्व पद प्रधान होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव। तो प्रति, आ और यथा ये हमारे पूर्व पद है यानी कि पहले पद हैं, तो ये हमारे मेन बन जाएंगे। जैसे प्रतिकूल का हो जाएगा एज अ प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल। आजन्म, तो यहाँ पर आ और प्रति ये दोनों मेन हो गए, तो आजन्म से हमारा ये बन जाएगा एज अ हम समास विग्रह करेंगे तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम तत्पुरुष समास की ओर बढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में हमने अभी हिंट पढ़ी थी कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है यानी कि जो अंतिम या सेकंड वाला जो पद होता है वो क्या होता है, ऑलवेज मेन माना जाता है, अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण होगा। याद रखेंगे जो पहला पद होगा यानी कि फर्स्ट जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और द्वितीय पद क्या होगा, विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई हो, जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो वह विशेष्य कहलाएगा और विशेषण आप लोगों को पता है। ठीक है। तो द्वितीय पद के अकॉर्डिंग विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पर इसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेदों को भी इसमें कर्म कंटिन्यू किया गया है। कर्म तत्पुरुष, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे आप लोगों ने विभक्तियां पढ़ी होंगी, ये कारक की विभक्तियों के अकॉर्डिंग आते हैं। कारक की विभक्तियां आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके के मतलब कि वर्ड को रिलेट किए जाते हैं, तो वो हमारे तत्पुरुष समास में ही आते हैं। और जब भी इनके एग्जाम्पल कंटिन्यू होंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जब भी इनके मतलब एग्जाम्पल कंटिन्यू होते हैं तब आप लोगों को जैसे देखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ जो यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया धनहीन, धनहीन, धनहीन को अगर मैं इसका समास विग्रह करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा धन से हीन। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से में आता है ये, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का यूज हो गया और से में मैंने इसको जब समास विग्रह किया तो से हो गया। तो ये हमारा तत्पुरुष समास का आप लोगों को याद रखना है। ऐसे शब्द बीच में आएंगे जैसे से आ गया है, से के बाद अगर मैं बात करूं का, के, की या के लिए भी आएगा और को भी आएगा। कुछ ऐसी जैसे देव पूजा, देव की पूजा, तो ये हमारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना है। देव की पूजा ये हो जाता है हमारा संबंध बोधक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को इस तरीके से याद रखने हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है। तो आगे देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत इजी होता है, इसमें ज्यादा मतलब कि मेन आप लोगों को कुछ स्पेशल याद रखने के लिए जरूरी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए क्या है इसमें, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष्य विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें लिंग वचन भी समान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। इट मीन्स जहां पर आसानी से अगर आपको इसको समझना हो कि उत्तर पद तो प्रधान होगा ही इसके अंदर, साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय यानी कि विशेषण और विशेष्य के संबंध में या संबंध के बारे में बताया गया हो, मतलब दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। जैसे अधमरा, आधा है जो मरा, मतलब ये इसी से रिलेटेड है। इसको हम जब इस शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे तो ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ये एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। आधा है जो मरा उसे बोला जाता है अधमरा। महादेव, महान है जो देव, मतलब विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। देव की जो मतलब विशेषता है वो बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, वो महान है। जो व्यक्ति है वो आधा है, मतलब कि आधा मरा हुआ है, उसे अधमरा कहा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, जहां पर दोनों पद तो मेन माने ही गए हैं, साथ ही उत्तर पद की और ज्यादा इशारा किया जाता है। जो उत्तर पद है वो सबसे ज्यादा मेन होता है, उसकी विशेषता बताई गई है।
उत्तर पद की ऑलवेज क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। उपमेय और उपमान के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद रखनी है। जैसे पहला व बाद का पद दोनों प्रधान होते हैं और उपमेय उपमान या विशेषण या विशेष्य से संबंध हो, तो ये भी आप लोगों को मतलब ये आप लोगों को मेनली याद रखना है, विशेषण विशेष्य के अकॉर्डिंग और उपमान और उपमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ईजी है क्योंकि यहां पर आप लोगों को याद रखना है नंबर, नंबर यानी कि संख्या। ठीक है, जहां पर संख्या आ जाए वहां पे द्विगु समास आएगा। देखिए यहां पर इसमें पहला पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा और ये ऑलवेज क्या होगा, संख्यावाची। ठीक है, और संख्यावाची जैसे नवरात्रि, सप्तऋषि, पंचमणि या चतुर्भुज, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पता चल जाएगा। इसमें तो आप लोगों को रट्टाफिकेशन या बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली आप टिप्स पर इसे इजीली लर्न रख सकते हैं, 2 सेकंड का काम है। द्विगु समास इज इक्वल टू नंबर, नंबर या संख्या से रिलेटेड कर लीजिए, तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए अगर आप लोगों के सामने तो आप इजीली उसे लर्न रख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारा द्वंद्व समास। ये भी बहुत ईजी है, और क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हाइफन का यूज होगा या और का यूज होगा। ये 2 हमारे मेन होते हैं, जैसे माता और पिता। ठीक है, अन्न जल, नदी नाले, धन दौलत, भाई बहन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को यहाँ पर अगर एग्जाम्पल से ही इनको मैं इस डेफिनेशन को क्लियर करूँ तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ना तो हम इसको मतलब कि मेन मानेंगे ना इसको मेन मानेंगे, दोनों ही मेन है, दोनों ही मेन है यानी कि मूल है और दोनों ही प्रधान है, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसके 3 भेद होते हैं, जैसे इत्येतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। कहीं अगर इन ऐसे ऑप्शन में आ जाता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं तो वो भी आप लोग इजीली बता सकें। देन है हमारा लास्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अगर मैं कहूँ थोड़ा सा कोरिलेट करूं तो ये रिलेटेड है कर्मधारय से, बट उसकी तरह नहीं है डिट्टो, कुछ चीजें इसमें डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हो, मतलब कि एक पद है प्लस दूसरा पद है, ये बना रहे हैं तीसरा पद। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है धर जिसका, गणेश जी, इस तरीके से हम मतलब तीसरे पद की ओर, जहां पर मतलब तीसरा जो पद है ना वो मेन माना जाएगा इसके अंदर, मतलब कि वो प्रधान माना जाएगा, और तीसरे पद की ओर इशारा किया जाए वो हमारा बहुव्रीहि समास। अगर देखा जाए पूरी डेफिनेशन यहाँ पर इतनी बड़ी दे रखी है, बट मैंने पूरी डेफिनेशन को क्लियर आप लोगों के सामने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को शायद एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा कि बहुव्रीहि समास एक्चुअल में क्या होता है। बस आप लोगों को याद रखना है कि तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी को कहा जाता है, तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास, बहुत ईजी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल और दे रखे हैं, चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, आनंद यानी कि मुख, तो उन्हें बोला जाता है ब्रह्मा जी। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात वो है हमारे विष्णु जी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखिए अब आ जाता है आप लोगों के सामने ट्रिक। ट्रिक कैसे लर्न रखनी है आप लोगों को, एग्जाम्पल आ जाते हैं कई बार और ये पूछा जाता है कि आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा समास है। अगर मैं बोल देती हूँ यहाँ पर नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, तो ये कौन सी समास हो गया, तो यहाँ पर तीसरे पद की तो और इशारा नहीं कर रहा, पर ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इट मीन्स ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, अभी हमने कर्मधारय यानी कि दोनों ही मेन पद आ जाएंगे, वो हो गया हमारा दिस वन, यानी कि दोनों ही पद प्रधान हो गए ये। अब ये भाव समास जिसमें हमने पढ़ा था कि पहला पद प्रधान होगा, जैसे आप बीती, यानी कि यहाँ पर अपने आप पर बीती हुई, तो वो चीज मेन पद यानी कि पहले पद की ओर इशारा कर रहा है, तो ये हो गया अव्यय भाव समास। उत्तर पद की ओर इशारा कर रहा हो, तत्पुरुष समास, यानी कि उत्तर पद की ओर इशारा कर रहा हो, सेकंड पद की ओर इशारा कर रहा हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ कन्यादान, कन्या का दान, मतलब कि किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, दान, कन्या के लिए दान या कन्या का दान, तो इस तरीके से ये सेकंड पद की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि उत्तर पद यहाँ पर क्या हो गया, प्रधान, इट मीन्स तत्पुरुष समास। कर्मधारय आप लोगों को नील गाय का एग्जाम्पल देकर बता दिया। द्विगु समास में संख्यावाची आता है, अभी मैंने बताया था त्रिनेत्र, ये हो गया हमारा एज अ इसका एग्जाम्पल। द्वंद्व समास जिसमें हाइफन का यूज हो या और का यूज हो विग्रह करने पर, द्वंद्व समास जैसे रोटी और सब्जी या रोटी चावल, दाल रोटी, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए द्वंद्व के। बहुव्रीहि समास जो तीसरे पद की ओर इशारा करे वो कहलाता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो ये मैंने यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को इसलिए दिया ताकि आप लोगों को डिटेल में भी पता चल जाए, साथ ही ट्रिक भी आप लोगों को लर्न हो जाए कि किस तरीके से आप लोगों को याद रखने हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर बताना है कि ये कौन कौन से समास है। ठीक है,
अगर मैंने बोला राधा कृष्ण, ये बताना है ये कौन सा समास है हमारा, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को त्रिकोण, त्रिकोण, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन जो आप लोगों को बताना है अनसुनी, अनसुनी कौन सा समास है ये बताना है। फोर्थ है महात्मा, और ये हमारा केवीएस में आ चुका है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन है ये ऑलरेडी केवीएस में आ चुका है। तो ये 4 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन कौन से समास हैं। हो सके तो समास विग्रह करके बता दीजिएगा, अदरवाइज मत बताइएगा। नॉर्मली आप लोगों को बताना है कि ये कौन कौन से समास है। तो ये क्वेश्चन मैंने 4 बताए, आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिए। बाकी हम आगे के रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगी, तो पॉजिटिव फीडबैक अपना देते रहिए रेगुलर सीरीज के लिए। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।